प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश माना जाता है। मगर आज देश की हालात क्या हो रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। और दुनिया के देशों की अब हमारे देश के बारे में विचार बदलने लगे हैं। उनको समझ में आने लग गया है अभी कि अब भारत वो भारत नहीं रहा है। इसमें प्रजातंत्र नाम की आज कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लोकतंत्र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वरना हमारी ताकत जो थी वो लोकतंत्र ही हमारी ताकत थी, वही शक्ति थी हमारी। प्रजातंत्र होना ही हमारी शक्ति थी। बेशक सरकारें हमें बहुत बढ़िया ना मिली, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र की शक्ति अलग थी। और प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का दबाव सरकारों के ऊपर ज़रूर रहता था। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, बहुत ही दुख की बात, बहुत ही भारी मन से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इससे निकम्मी सरकार, इससे गैर जिम्मेदार सरकार हमें आज तक 74 साल में कोई नहीं मिली है। ये सचमुच हमारे लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और इतनी पीड़ा हो रही है इससे। आज ये सरकार किसी की परवाह नहीं कर रही है। प्रजातंत्र को ये मानती नहीं है, ये तानाशाही में विश्वास करती है। और तानाशाही तरीके से 7.25 साल से देश को चला नहीं रही है, देश को बर्बाद कर रही है। बहुत ही दुख की बात है। देखिए, प्रजातंत्र में हमारे सबके अधिकार हैं। हम अपने लिए अपना प्रशासन खुद चलाएं, अपने अधिकार खुद बनाएं, खुद उनकी रक्षा करें, खुद सब कुछ करें। लेकिन क्योंकि 140 करोड़ लोग एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे संविधान के अंदर एक व्यवस्था दे रखी है। कहीं मैं इतने इतने लाख के ऊपर एक प्रतिनिधि चुनने का एक व्यवस्था उसमें दे रखी है। उसी तरीके से हमारे प्रदेशों की विधानसभाएं और केंद्र की जो है संसद उसी तरीके से चलते हैं। उस व्यवस्था के हिसाब से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और वो प्रतिनिधि जिनकी तरफ से वो प्रतिनिधि हैं, जिनके वो प्रतिनिधि हैं, उनके हितों की वो रक्षा करते हैं हर तरीके से। उनके लिए जहां आवाज़ उठानी होगी आवाज़ उठाएंगे, उनके दुख सुख का पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि वो एक सिंगल आदमी उतने लाख, 5 लाख या 15 लाख या 10 लाख का प्रतिनिधि है। मतलब वो 15 लाख आदमी उसके अंदर विराजमान हैं, उनका चेहरा वो है। मगर दुख इस बात का है कि जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है, हालांकि वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुने हुए नहीं हैं, वो ईवीएम मशीन से आए हैं। वरना जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि जाता है, वो जाने के बाद ये समझ लेता है कि अब तेरे से बड़ा कोई ताकतवर है ही नहीं, अब तू ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। और जनता जो है उसको वहाँ भेज करके वो अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं कि वो बहुत बड़ा बॉस हो गया है और ये लोग जो है, जनता अब कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ये माहौल ऐसा इस देश का ऐसा डेवलप कर दिया गया है। बहुत ही दुख की बात है, ये खतरनाक है और इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। ये मनसा जब तक रहेगी देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इस मनसा को बदलना होगा। देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है, जनता की ताकत है। और जो खास करके मतदाता हैं वो डिसीजन मेकिंग एक्चुअली वो हैं, वो खुद हैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। मगर वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुन के किसी को जो भेज देते हैं तो वो प्रतिनिधि उन्हीं की तरफ से डिसीजन लेता है। मगर वहाँ जा कर के सब सौदेबाजी हो जाती है। वो भूल जाता है कि जिन लोगों ने तुझे भेजा है उनके प्रति तेरी कुछ जवाबदेही है, कुछ जिम्मेवारी है, वो उसको भूल जाता है। यही दुखद है। और जनता वहाँ कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि उनके बहुत सारे अधिकार हैं संविधान में। उस जनप्रतिनिधि के कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके और वो सारे सिस्टम को ध्वस्त करने में लग जाता है और जनता बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है। हमें इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि देखिए, इस सिस्टम से केवल पीड़ाएँ मिलती हैं, केवल दर्द मिलता है, तकलीफ़ें मिलती हैं, आराम नहीं मिलता है। वर्तमान में आप देख लीजिए, किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन इस सरकार की मूर्खता की वजह से चल रहा है। क्योंकि पिछले साल 5 जून को अध्यादेश के जरिए 3 कृषि कानून लाई थी ये सरकार। गलत नीयत थी इनकी, गलत भावना थी इनकी, गलत भावना के तहत वो कानून लाए गए थे। उनके अंदर किसानों का हित नहीं था, उद्योग घरानों का हित था। मगर वर्तमान सरकार को तो आम जनता की कोई चिंता है ही नहीं। तो वो कानून जब किसानों ने देखे हैं और उन्होंने पाया अपने आप को कि ये तो तुम्हारा बर्बादी का फरमान है, उसके बाद से उन्होंने विरोध किया है, किसी ने सुना नहीं है। उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच किए हैं और दिल्ली के अंदर सरकार ने नहीं घुसने दिया। पूरा पुलिस बंदोबस्त करके, बैरिकेडिंग करके इनको बॉर्डरों के ऊपर रोक दिया गया। और वहाँ बैठे हुए आज किसानों को 349 दिन हो गए, 349 डेज। कितना लंबा समय है, यानी कि 1 साल होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं 1 साल होने में। और सरकार अब तक उसको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि तुम किसी न किसी की तरफ से यहाँ बैठे हो।
पैसे गलत तरीके से बैठे हैं, लेकिन हैं तो फिर भी किसी की तरफ से। जब बैठे हो तो उनका ध्यान तो रखो, गलत काम तो मत करो, इस देश को लुटाओ तो मत, इसको बर्बाद तो मत करो। तो कितनी शर्म की बात है। और जो सरकार किसान के लिए जरा सा भी उनको पीड़ा नहीं है, तो वो सरकार कभी किसी का, किसी भी वर्ग का या किसी व्यक्ति विशेष का फ़ायदा कर ही नहीं सकती है, किसी का भला कर ही नहीं सकती है, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वैसे भी सारा पूरा देश, अगर मैं ये कहूँ कि किसान के अंदर समाहित है, तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ा रोल है, किसान सबको अन्न पैदा करके सबकी भूख मिटाता है। और उधर किसान के ही बेटे हैं जो सुरक्षा में लगे हैं, कोई पुलिस में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, कुछ सेनाओं में है, सशस्त्र सेनाओं में हैं। वो सारे किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। और मजदूर और जो गरीब है वो भी किसान के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि किसान को किसानी करने के लिए मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ती है, गरीबों की, उनकी सबकी ज़रूरत पड़ती है, और वो सारे किसान के साथ जुड़े हैं। तो गरीब मजदूर ये दोनों किसान के अंदर समाहित हैं। और जवान, वो जवान चाहे वो सुरक्षा बलों में है, पुलिस फोर्सेज में है, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, या वो सशस्त्र सेनाओं में है, वो भी किसान का ही बेटा है। तो ये सारा पूरा देश, अगर मैं ये कहूँ कि किसान के अंदर समाहित है, तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब इस देश का अगर किसान मजबूत है, किसान सुखी है, तो ये देश कभी दुखी हो नहीं सकता, देशवासी कभी दुखी हो नहीं सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि इतनी गैर जिम्मेदार सरकार इस देश को मिली है आज तक, कि उन्होंने किसान का हित आज तक पहले की सरकारों ने भी कभी नहीं देखा। लेकिन वर्तमान की सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदार है। पहले की सरकारों में क्या होता था कि अगर वो कोई गलत काम करते भी थे, मान लीजिए किसान के लिए किसी ने पहले भी कोशिश की है गलत कानून लाने का, और किसानों को पता लगा कि ये गलत है, तो जैसे ही विरोध किया उसको वापस ले लिया जाता था। ऐसी तानाशाही नहीं थी पहले। लेकिन आज तो ये दादागिरी चला रहे हैं, ये समझते हैं कि तुम जो मर्जी करो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, तुम संविधान से ऊपर हो, यानी तुम देश के कानून से ऊपर हो, सर्वोपरि अपने आप को मानते हैं। यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इनके अंदर अहंकार है, और अहंकारी इंसान कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, वो हमेशा गलत काम करेगा। अहंकार सबका सर नीचे झुका देता है, अहंकार सर्वनाश की जड़ है। मगर ये सरकार, ये तो है ही सर्वनाश की, क्योंकि इन्होंने कभी देश का भला सोचा ही नहीं है, कभी भी। आरएसएस के इशारे पर ये सरकार चल रही है, और आरएसएस का एजेंडा पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, विदेश भी जानते हैं। विदेशों में भी आरएसएस के बारे में कई बार टिप्पणियाँ की गई हैं, गलत टिप्पणियाँ कई बार की गई हैं इनकी हकीकत को देख करके। और यहाँ देश में तो उनका एजेंडा शुरू से ही था देश को बर्बाद करने का। इन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है। तो ये बड़ा दुखद है, बहुत ही भयंकर समय है देश के लिए कि ऐसी निकम्मी सरकार इस देश में आज है। और देशवासियों के पास एक ही रास्ता है, अगर देश को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, किसान, जवान, गरीब और मजदूर को बचाना है, तो इस सरकार को तुरंत हमें हटाना होगा। जब तक ये सरकार नहीं हटेगी, देश सुरक्षित नहीं है, देश बहुत गलत हाथों में है। इनके लोग तो बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में, अगर ये हाथ सुरक्षित हैं तो फिर खराब हाथ कोई होता भी नहीं है धरती पर। आज सबसे गलत हाथों में देश है, आज सबसे खतरनाक हाथों में देश है, जहाँ केवल बर्बादी है। आज जिन हाथों में देश है वहाँ केवल बर्बादी है, वहाँ और कुछ नहीं है, बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। यानी 1 साल से किसानों की बात 1 मिनट भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, किसानों के संघर्ष के लिए, तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए हर वक्त कोशिश में लगी है ये सरकार। लेकिन इस सरकार को इतनी समझ में नहीं आ रही है कि तुम 7.25 साल हो गए, तुम तानाशाही के दम पर राज चला रहे हो, और कोई भी वर्ग तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा, चाहे वो डर के मारे। कुछ लोग हैं ऐसे जो इस सरकार के इसको आईना दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनमें खुद कमियां हैं, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे डर के मारे कि तुम सामने जाओगे वो तुम्हारे ऊपर ईडी के छापे, सीबीआई के छापे या कहीं जेल में डालेंगे। इस वजह से वो झिझक रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, उनकी फिर ज़्यादा आगे चल नहीं पा रही है। समस्या ये है। लेकिन अब समय आ गया है, अब देशवासियों को इकट्ठा होना होगा, देशवासियों को एक मंच पर आना होगा। 140 करोड़ लोगों को केवल देश हित में सोचना होगा, समाज हित में सोचना होगा। यही हमारा भविष्य है। अगर हम इसी तरीके से और चुपचाप बैठे रहे, ये तो शुक्र है। मैं एक बात के लिए प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद भी करता हूँ, ये 3 काले कानून लाए। अगर ये नहीं लाए होते तो ये देश को लूटने की 1 मिनट भी ब्रेक इस पर लगता नहीं, रफ्तार और तेज़ होती। मगर किसानों ने इनको दिखा दिया है कि किसान वर्ग जिंदा है इस देश में। बाकी वर्ग अगर कमज़ोर पड़ गए तो किसान कमज़ोर नहीं है।
किसान जिंदा है और किसान के रहते ये सरकार बदतमीजी आगे नहीं कर पाएगी, आगे अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। ये किसानों ने इनको दिखा दिया है। लेकिन सरकार को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि किसान इतना मजबूत होता है, और इनको अगर एहसास नहीं है तो ये देश की सरकार चलाने के लायक भी नहीं है। किसान के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का किसान, इस देश का नहीं, किसान सभी देशों के ऐसे होते हैं। किसान बहुत मजबूत होते हैं, कभी कमज़ोर नहीं होते वो। हाँ, किसान भोला होता है, सीधा होता है, क्योंकि वो कड़ी मेहनत में विश्वास करता है और उसको ये मालूम है कि तुम्हारी कड़ी मेहनत से ही ये देश बचेगा, देश की भूख मिटेगी। तो इसलिए किसान कभी भी फ़र्क नहीं करता। आज तक किसान ने ये फ़र्क नहीं किया कि मैं जो अन्न पैदा कर रहा हूँ वो केवल हिंदू के लिए कर रहा हूँ या केवल मुस्लिम के लिए या ईसाई के लिए या सिख के लिए। कभी नहीं। किसान अन्न पैदा करता है केवल इंसानों के लिए, अपने पशुओं को भी जाता है अन्न, तो पशु भी खाते हैं। तो वो केवल धर्म और जाति देख करके नहीं, बल्कि वो सबके लिए अन्न पैदा करता है, उनके पैदा किए हुए अन्न को। और वो पैदा करने वाले में भी कोई ये नहीं है कि कोई एक कौम है, उसमें भी सभी धर्म है, सभी जातियाँ हैं। किसान सभी जातियों में है, सभी धर्मों में है। तो सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग जो किसानी कर रहे हैं वो अन्न पैदा करते हैं, तो सभी के लिए पैदा कर रहे हैं। कोई किसी एक धर्म के लिए या एक जाति के लिए नहीं कर रहे हैं। वो अन्न किसी एक के लिए नहीं है। वो अन्न पता नहीं कौन कौन खाएगा, सब खाएंगे, पशु भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। किसान के पैदा किए हुए अन्न को सब खाते हैं। तो देखिए किसान की क्या मतलब ऊपर वाले ने भी, परमात्मा ने भी कैसा बड़ा रोल दिया है किसान को, देश को आगे चलाने का, बढ़ाने का, देश की तरक्की कराने का। देश की अर्थव्यवस्था में किसान का सबसे बड़ा हाथ है, और उसी किसान को ये सरकार बर्बाद करना चाह रही है। लेकिन नहीं, अब नहीं होगा। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, हद से ज़्यादा बर्दाश्त किया जा चुका है। अब समय आ गया है इस सरकार को इसकी औकात दिखानी होगी, इसको उसी जगह पहुंचाना होगा जिसके ये लायक हैं। ये सरकार प्रशासन में रहने लायक नहीं है, सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है। इनकी मानसिकता बहुत ही गलत है। ये देश के दुश्मन है, देश के दुश्मन हैं, और 140 करोड़ लोगों को ये अपना दुश्मन मानते हैं। देशभक्त जो हैं उनको ये दुश्मन मानते हैं, और जो ये खुद दुश्मन है ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं, जबकि देशभक्त नहीं है। ये 7.25 साल से जो काम कर रहे हैं देश में, वो देशभक्त नहीं कर सकता, वो देशद्रोही का काम है। ये जो काम किए जाते हैं देश के खिलाफ या देशवासियों के खिलाफ, राक्षस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, वो देशद्रोही कर सकता है, देशभक्त कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और यही कारण है इनके अत्याचारों को देख करके, इनकी गैर जिम्मेदारियों को देख करके, सभी वर्गों का जो इन्होंने मतलब नीचे गिराया है, सबको जो पीड़ाएं दी हैं, उसको देखते हुए भूतपूर्व सैनिकों ने 5 साल पहले इकट्ठे होकर के सबकी सहमति से, काफ़ी हमारे सिविलियन भाई भी आकर के और सबके साथ मीटिंग करके ये फैसला किया गया अब देश को बचाने के लिए सैनिकों की ज़रूरत है। क्योंकि सैनिक कभी भी देश के साथ या देशवासियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर जिस दिन सैनिक गलत हो जाएगा उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा, उस दिन देश को कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए सब ने एक विचार विमर्श करके काफ़ी लंबा मंथन चला है और फाइनली डिसाइड किया गया कि अब सैनिक अपने नेतृत्व में एक राजनीतिक दल का गठन करेंगे। वहाँ से फौजी जनता पार्टी का गठन हुआ है और साफ सुथरे शब्दों में ये कहा गया है कि हम देश की जो जंग लग चुकी राजनीति है इसको बदली करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, एक शुद्ध राजनीति की स्थापना करेंगे, स्वच्छ राजनीति की स्थापना करेंगे। यानी झाड़ू गंदगी को साफ करने के लिए लगाया जाता है, वो झाड़ू गलियों में और सड़कों की बजाय वो झाड़ू राजनीति में लगाना होगा, तब राजनीति साफ होगी, तब राजनीति स्वच्छ होगी और उसके बाद भारत महान बनेगा, भारत तरक्की करेगा। तो उस काम में फौजी जनता पार्टी लगी हुई है और फौजी जनता पार्टी ये संकल्प लेकर आई है कि प्रशासन का जब तक उस आखिरी आदमी को, देश के आखिरी आदमी को प्रशासन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। हमें युवा शक्ति को मजबूत करना होगा, महिला शक्ति को मजबूत करना होगा, क्योंकि इन दोनों के बगैर सब सारी चीज़ें अधूरी हैं, देश तरक्की नहीं कर सकता। देश की तरक्की के लिए हमें युवा शक्ति की भी ज़रूरत है, महिला शक्ति की भी ज़रूरत है। इसलिए महिला शक्ति के लिए 50% सीटें हम लोगों ने पहले ही उनको अलॉट करके रखी हैं, 50% महिलाओं के लिए और 50% पुरुषों के लिए। ये फौजी जनता पार्टी ने हर चुनाव के लिए, पंचायत से पार्लियामेंट, हर चुनाव के लिए 50% सीट महिलाओं को मिलेंगी, 50 पुरुषों को मिलेंगी, क्योंकि महिलाएं हमारी किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं, कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पुरुषों से आगे रहती हैं, महिलाएं पुरुषों से आगे रहती हैं। तो ये फौजी जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि यहाँ पर कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई करप्शन नाम की चीज़ नहीं रहेगी, शुद्धता रहेगी, हर जगह स्वच्छता रहेगी और हम देश को विश्व शक्ति बनाएंगे।
यानी जो हमारे महान शहीदों ने सपना देखा था, हमारे कल के सुख के लिए, हमारे कल को अच्छा करने के लिए उन्होंने अपना आज मिटा डाला था और ये सपना देखा था कि भारत विश्व शक्ति बनेगा, भारत एक दिन विश्व में सबसे ताकतवर बनेगा। मगर इस देश को सरकारें सही नहीं मिली हैं 74 साल में, इसलिए इन्होंने जहां पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था तो काम भी होते थे, लेकिन अब तो 7.25 साल से केवल भ्रष्टाचार है, काम कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले के काम हुए उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। ये देश को तोड़ने की साजिश है, देश को कमज़ोर करने की साजिश है। तो मैं उन अंधभक्तों से भी निवेदन करूंगा जो आप इस सरकार के अंदर घुसे हुए हैं, मेहरबानी करके प्लीज़ बाहर निकलिए। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप देश का नुकसान कर रहे हैं और बाद में आप पछताएंगे और उस टाइम पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अब हमें 140 करोड़ लोगों को एकदम एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, एक मंच पर आना होगा। हम लोग किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हैं, हम लोग इंसान हैं, हमारी जाति इंसान है और हमारा धर्म इंसानियत है। यही सोच के हमें आगे चलना होगा और तभी हम इस देश को बचा पाएंगे। और जैसे अंग्रेज़ों के चंगुल से हमने देश को निकाला था, अब इस गलत ताकत के जो लोग हैं, आज गलत मानसिकता के जो लोग हैं, इनके चंगुल से हमें देश को बचाना है। और ज़्यादा देर करेंगे तो शायद हमारे पास पछताने का भी समय नहीं रहेगा। हमें तुरंत बहुत जल्दी इस सरकार को बर्खास्त करना होगा, इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, वरना देश बचेगा नहीं। मुझे उम्मीद है 140 करोड़ लोग मेरी विनती को स्वीकार करेंगे, मेरी अपील को स्वीकार करेंगे और फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनकर इस देश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और देश को विश्व शक्ति बनाएंगे, ताकि हमारे महान शहीदों के सपनों का भारत बनाया जा सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।